हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्रेजी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ साथ टेलीग्राम का जो चैनल है इसरो डीआरडीओ और टीम क्यूजमेट उसकी तरफ से भी आप सबका वेलकम। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए थे कहाँ तक, हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन 24 तक या 23 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आगे हम स्टार्ट करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, वाईसीटी जेई प्रीवियस ईयर चल रहा है और मैकेनिक्स का ये बुक है, यानी मैकेनिक्स जो है सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो 24 तक हम लोग आज 24 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 66 क्वेश्चन नंबर है, 66 क्वेश्चन नंबर तक हम आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ है, ये देखिएगा जो आपके साथ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखेंगे पढ़ेंगे इसको। इफ़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, ठीक से क्लियर है, आपको विजुअल होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ ए फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड टू एन अनदर एनी अनदर पॉइंट विच इज एन वन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेस द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑन द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई फोर्स जो है कि किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, मैंने यहाँ समझिएगा, लाइन ऑफ एक्शन जो होता है अगर हम उसको कहीं अलग ट्रांसमिट कर देते हैं, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा आप, देखिए कैसे। जैसे हम एक बॉडी बना लिए यहाँ पे, मान लीजिए कि इधर से कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को अगर हम चाह रहे हैं यहाँ तक लेके जाने के लिए, ठीक है, यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो क्या ये बोलना चाह रहा है क्या ये फोर्स यहाँ पे भी सेम होगा, इक्वली इफेक्ट डालेगा? हाँ बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल सही है कि ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है इसका सेम इफेक्ट जो होगा, इसको अगर इसकी लाइंस को हम आगे भी बढ़ा दें तभी सेम इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। तो इसलिए इसका जो प्रिंसिपल कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ क्या कहला जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के कारण ही हम इसको ट्रांसफर कर पाते हैं और सेम इफेक्ट मिलता है हमको दूसरे पॉइंट पर भी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन भी देख लीजिए सही से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, हम एक बार क्लिक कर दें, एक सही आंसर जो होगा इसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है आपको, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बस इसको चेंज थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, देखते हैं इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, देखिए वही चीज़, ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्सेज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स का। तो क्या हम अभी मैंने बताया हूँ डायग्राम के साथ आपको बताया था कि सेम एट, देखें पहला ऑप्शन देखें आप, सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। थर्ड ऑप्शन है देखेंगे मिनिमम, मिनिमम व्हेन इट एक्ट्स एट द एक्सट्रीम ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। फोर्थ ऑप्शन है देखेंगे मैक्सिमम व्हेन इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सेम एट एवरी पॉइंट एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार बोल्ड कर दूं मैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ ली हम लोग, समझ भी लिए अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑन द सेंट्रल रेडियस फ्रॉम द प्लेन बेस लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो कितने के डिस्टेंस में होता है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पूछा जा रहा है, वो भी किसका पूछा जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर का, यानी सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है। तो आपको हम पहले डायरेक्टली आंसर बताते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से कहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसका सही आंसर होगा 3/8। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, तो ये होता कैसे है, एक बार मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, हेमिस्फीयर का बना के, हेमिस्फीयर डायग्राम होगा, कहाँ से कहाँ तक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये पॉइंट से डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो सी जी इसको हम बोलते हैं, देखो सी जी से इसका यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ही 3/8 होता है। ठीक है, डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, क्लियर है, डाउट यहाँ से, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा कट रहा होगा लेकिन हम पढ़ के दिखा देते हैं। द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, सर अब बताइए सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, हालांकि ये फ्लूइड का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी फोर्स जहाँ भी आ जाता है वहाँ तो क्वेश्चन कहीं से कहीं बन सकता है तो फ्लूइड का क्वेश्चन, फिर कोई इशू नहीं है, हम करेंगे इसको भी। द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन इज, द सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता है क्या है। एक बार हम डिफाइन कर देते हैं, सरफेस टेंशन होता है क्या, सरफेस टेंशन इक्वल टू हो जाता है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये इक्वल टू हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जब फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, MLT। क्या होता है, डायमेंशन MLT इन्वर्स 2 होता है, और इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, लेंथ, लेंथ का क्या होता है, M होता है। तो यहाँ से M से M क्या हो जाएगा, कटेगा, और उसके बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, बचेगा M0 L1T-2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, L1T-2। ठीक है, इसको हटाते हैं रफ को, तो क्या होगा इसका सही आंसर MLT-2। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा M1L0T-2, डी इसका सही आंसर होगा।
डी। यहाँ पे करेक्शन आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए गिवन बाई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि आपको डायमेंशन बताना है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। तो आप सबको ये जानते हैं कि वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी बात करते हैं, फिर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी होता है क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, जब अगर क्वेश्चन अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछता है तो उसी डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, थीटा से। तो ये थीटा पर यूनिट टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थीटा के लिए जो है ना, कोई भी एंगल हम यूज नहीं करते, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है इसके लिए, इसलिए इसको हम 1 मानते हैं डिवाइड बाई टी। टाइम को क्या मान सकते हैं, टाइम को हम टी मान सकते हैं कि नहीं, एम के अकॉर्डिंग टाइम को टी से हम डिनोट करते हैं। तो इसका डायमेंशन अब करेक्ट तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट तरीके से लिखने पर इसका हो जाएगा टी इनवर्स 1, और बाकी सब के सब जीरो हो जाएगा। तो एम जीरो, एल जीरो, टी माइनस 1 यानी टी इनवर्स 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका सही आंसर है। देखिए आप जैसे टिकअप किया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन्स क्या होता है, अच्छा चलिए इन्फ्लुएंस लाइन्स का बात करते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन्स होता क्या है, बहुत लोग तो ऐसे ही रट लेते हैं, बच्चे स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट ऐसे ही रट लेते हैं इन्फ्लुएंस लाइन। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको सबसे पहले हम बता दूं कि इन्फ्लुएंस लाइन्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि होता क्या है। इन्फ्लुएंस पूछा जा रहा है कि स्केलर होता है, एडिटिव होता है, बहुत स्केलर या एडिटिव्स होता है, या वेक्टर होता है। इसका आंसर होता है सी, यानी कि बहुत स्केलर एंड एडिटिव्स। अब बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन होता है। देखिए इन्फ्लुएंस लाइन कुछ अलग नहीं होता। इन्फ्लुएंस लाइन जो है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लुएंस लाइन होगा क्या। जैसे अगर शेयर स्ट्रेस को डिनोट करना होगा तो इन्फ्लुएंस लाइन से डिनोट करते कोई नहीं, कुछ भी नहीं। बेंडिंग मूवमेंट को अगर दिखाना होगा तभी इन्फ्लुएंस लाइन से ही दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जितना भी मूवमेंट को दिखाना पड़ता है, जितना भी फोर्स को दिखाते हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस लाइन से ही दिखाते हैं। इसलिए इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर एंड एडिटिव्स। ठीक है, बात इसमें कुछ दूसरा है नहीं, है फोर्स का ही ये पैरामीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग states that if a body is in equilibrium, ठीक है, under the action of three concurrent forces, each force is proportional to the same sine of the angle between the two forces। देखिए ये एंगल जो है, ये जो थ्योरम बोल रहा है, ये थ्योरम लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। लैमिस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि ये तीन फोर्सेज जो है एक साथ एक्ट कर रहे होंगे किसी एंगल पे। ठीक है, अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो किस तरीके निकालते हैं। ठीक है, ठीक है ना, देखिएगा तीन फोर्स अगर हम एक्ट करवाते हैं यहाँ पे लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एक मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, तीन फोर्स लेते हैं यहाँ से ऐसे किसी एंगल पे, जैसे एंगल हो जाता है ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, इसको अपने से कुछ नहीं होता, अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेते हैं हम लोग। अल्फ़ा बीटा और गामा मान के हम बना सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा और गामा मान लेते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेंगे, और ठीक है ये पी होगा, ये क्यू हो जाएगा, और ये आर। ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है, तो आप एंगल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इसलिए वहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल ओवर थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि ये थ्योरम होता है, बेसिक एक डायग्राम है, हम बता दिए ताकि आपको याद रहेगा, फिगर से याद रहेगा। तो ये लैमिस थ्योरम कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो इसी पे बेस्ड होता है, एक्शन एंड रिएक्शन पे। तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं जस्ट अपोजिट उतना ही फोर्स हमको भी बॉडी के द्वारा मिल जाता है। यानी कि तो हाँ, हम कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होता है कि डिफरेंट बॉडीज, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन तभी लगेगा जब डिफरेंट बॉडी पे होगा और उसके साथ अपोजिट डायरेक्शन होगा। यानी हमारा जो डायरेक्शन होगा और उधर से जो रिएक्शन मिलेगा दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, हमेशा डिफरेंट बॉडी पे ही एक्ट होगा। याद रखना कि जब भी जो है कि बात करेगा ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का, ये न्यूटन थर्ड लॉ दिमाग में लाएंगे कंसेप्ट को, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको आंसर कर सकते हैं कि डिफरेंट बॉडी पे होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर कर दिए हैं एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसी तरीके से एक क्वेश्चन आगे है। अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल निकालना हो तो आप किस थ्योरम का यूज करते हैं, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे इंक्लिनेशन एंगल थीटा निकालना। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखेंगे आगे। ठीक है, लिखा गया हुआ है, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, लिखा हुआ है इफ़ ए अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस पी एंड क्यू देन द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट थीटा रिलेटिव द टू द फोर्स पी इज गिवन बाई। तो ठीक है, इसका आपको याद होना चाहिए कि इंक्लिनेशन एंगल निकालने के लिए हम लोग एंगल यूज करते हैं, वो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला मैं बता देता हूँ, थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा लिया गया है, अल्फा बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, इसको क्लियर रखिएगा आप, है ना।
आप सबको बस इंडिकेट किया जा रहा है। सब ICT के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम तो बस यहाँ पे रखे हैं ताकि आप सबको वीडियो के माध्यम से अच्छे जानकारी मिल सके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है 33 नंबर, देखेंगे तो क्या कह रहा है। इफ़ क्वेश्चन कह रहा है इफ़ नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट रिमेन कांस्टेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये किसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये लॉ होता है, किसके लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होगा, ये लॉ ऑफ जो सारे लॉ जो है आपको याद करनी होगी, ठीक है, तब जाके सही होगा। तो आप सारे लॉ याद कर ले एक बार, जैसे पैरेललोग्राम लॉ होगा, पॉलीगन लॉ होगा, ट्रिंगुलर लॉ हो गया, ये सारे फोर्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। चलिए सही है, इसका आंसर लगा दिया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे आ जाता है कि इन कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन ली ऑन। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार मैं धीरे धीरे करके। तो पहले इसका राइट आंसर बता देते हैं कि इन कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन ली ऑन द। तो आपको पता होना चाहिए कोलिनियर प्लेन जो होता है हमेशा जो है सेम लाइन पे एक्ट करता है, कहाँ पर करेगा, सेम लाइन पर। अगर क्वेश्चन वही रहता है कि कनकुरेंट, तो क्या करता है वो मीट एट वन पॉइंट पे हो जाता है, अगर कुछ कनकुरेंट बोला होता तो, ठीक है। कनकुरेंट हो गया, उसी तरह कनकुरेंट कंप्लेनर पूछता है, कॉन्करेंट नन कंप्लेनर पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। बस मेन पॉइंट हमें दो चीज़ याद होना चाहिए कि एक कनकुरेंट, दूसरा कोप्लेनर। इसी से आपका नन कनकुरेंट कोप्लेनर सारी चीज़ें वहीं से निकल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़, दो चीज़ याद रखना, आप उससे हो जाएगा क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इज रेस्टिंग इनसाइड ए सर्कुलर टनल, ठीक है, इज शोन इन द फिगर में शो किया गया, जैसे आप देख रहे हैं नीचे की ओर। द रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट P एंड Q आर डायरेक्टेड बाई। देखिए कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसे सर्कुलर टनल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये P और Q फोर्स लग रहे हैं, देखिए हम इसका एक बार डायग्राम पे देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं समझाने का। P और Q, यहाँ देखिए इस P पे और इस P पे रिएक्शन आएगा ना, तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से आता है और इधर का रिएक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसके जस्ट CG पे इसका टोटल लोड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका सेंटर लोड आता है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाता है क्या होता है, तो थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टनल क्या हो जाएगा, सर्कुलर टनल के सेंटर से होकर जाएगा। रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा, थ्रू द सर्कुलर टनल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बता दिया आपको, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट लाइक उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी रिएक्शन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, लेकिन हमने बोला है कि सारे न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे, सबको अच्छे से प्रॉपर तरीके से सोल्व कर लास्ट में जैसे मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद जो है हम सब न्यूमेरिकल को इकट्ठा कलेक्ट करके फिर बता देंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। फिर हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। शॉर्ट सिलिंड्रिकल ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड वेट एंड इज रोटेटिंग एट ए, ठीक है, रेस्टिंग ऑन ए V ब्लॉक ऑफ ए एंगल अल्फा एज सो इन फिगर, ठीक है। द रिएक्शन एट ए पॉइंट ऑफ ए, अब पूछा जा रहा पॉइंट ए पर रिएक्शन कितना आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम बताते हैं आंसर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा C। लेकिन इसका कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। टोटल थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा इसका पूरा रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल एक्ट करेगा, इस तरीके से सारे कैलकुलेशन निकाल के बनाने में थोड़ा सा मैं इसको कॉपी पे पेज पे अच्छे से बना के फिर डिटेल में आपको बताएंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन तीसरा, देखेंगे टू ऑब्टेन द एब्सोल्यूट प्रेशर फ्रॉम द गज प्रेशर। आपको पता होना चाहिए कि P एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, P एब्सोल्यूट जो होता है, P एब्सोल्यूट बराबर होता है P एटमॉस्फेरिक, क्या होता है, P एटमॉस्फेरिक प्लस P गज प्रेशर होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हमको निकालना हो क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको P एटमॉस्फेरिक को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा P एब्सोल्यूट। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करोगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, विच इक्विलिब्रियम इज यूज फॉर टू फोर्सेस। लिखा हुआ है कि इसमें से विच इक्विलिब्रियम इज यूज फॉर टू फोर्सेस सिस्टम के लिए, कौन कौन से इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन होता है उसके लिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। देखिए क्या क्या होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है ना तो उसके ऊपर लगने वाला अगर एक इक्विलिब्रियम में है तो सारे चीज़ उसमें फॉलो करनी चाहिए, तीनों चीज़ उसमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ गिवन कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी फाउंड आउट बाई। देखिए लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स हमको अगर कोप्लेनर फोर्सेस का निकालना हो, आपको पता होना चाहिए कि जब हम थ्री फोर्सेस का जब हम बात करते हैं, किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस लगता है, 3 फोर्सेस एक्ट करता है तो हम लामिस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे हम पॉलीगॉन लॉ का फोर्सेस का यूज़ करते हैं, यानी उससे 4 से ज़्यादा या उससे 5 6 जितना भी फोर्सेस निकालना है पॉलीगॉन लॉ फोर्सेस से हम यूज़ करके इस थ्योरम को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन लॉ फोर्सेस, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ टू इक्वल फोर्सेस जो है ऑफ मैग्नीट्यूड P अटैक एन एंगल X
ठीक है। देन द रिजल्टेंट ऑफ विल बी, ठीक है, एक्स एंगल पे जो है कि कोई रिजल्टेंट से एक्ट कर रहा है दो बॉडी, दोनों का फोर्स देखिए, दोनों का जो है फोर्स है कितना है, ए भी पी है और ए भी पी है, दोनों क्या है, ए भी पी है और ए भी पी है, इक्वल फोर्स है पी और पी। तो जब आप फार्मूला लगाओगे रिजल्टेंट फोर्स का जब फार्मूला लगाएंगे आप, जैसे मैं बता देता हूँ, जब आप रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा क्या हो जाता है, टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, जब टू पी की कॉस थीटा का फार्मूला का यूज करोगे तो यहाँ से जो है इसी पहलू में पुट करेंगे, जब पी बराबर पी इक्वल एंगल, तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर निकल के आता है, इसका फाइनल आंसर निकल के आता है टू पी कॉस थीटा बाई टू। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, टू पी कॉस थीटा बाई टू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या क्या उसके लिए कंडीशन बनता है, तो इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस। हाँ बिल्कुल सही है कि अगर आप बॉडी को रखे हुए हैं ना रेस्ट में, तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। बैलेंस द अदर फ्री फोर्स ऑफ द एक्टिंग, बिल्कुल सही है, अदर फोर्स भी एक्टिंग करेगा उस पर बैलेंस करने के लिए, रिटर्न इट्स मोशन। ठीक है, ये भी होगा, इसलिए ऑल ऑफ द आंसर करेक्ट होगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा।